हाँ तो मेरे प्यारे जवानों, लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में जाना था। आज हम लोग जानने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। जब हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसी चार्ज के लिए या किसी सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए कैसे कैलकुलेट करें, आज हम लोग ये जानेंगे। फिर पोटेंशियल ग्रेडियंट और इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की हम लोग बात करेंगे। तो चलिए जवानों शुरू करते हैं, बिना वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। भाई साहब ईमानदारी से समझना है, समझ में नहीं आए तो जरूर पूछ लेना है, क्योंकि भाई साहब पूछोगे नहीं तो फिर लाइव क्लास का कोई बेनिफिट भी नहीं है। तो मेरे प्यारे जवानों चलिए शुरू करते हैं। तो भाई साहब सबसे पहला सवाल आता है कि साहब पोटेंशियल एनर्जी हम कहेंगे किसको? आपको डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए मेरे प्यारे जवानों। पोटेंशियल एनर्जी कौन सी एनर्जी होगी? मान लीजिए हमारे सिस्टम में कई छोटे छोटे चार्जेस हैं। हम मान लो, समझने के लिए मैं सिर्फ दो चार्जेस का सिस्टम ले रहा हूं। हम मान लेते हैं ये Q1 चार्ज है और इससे r डिस्टेंस की दूरी पर साहब Q2 चार्ज रखा हुआ है। प्यारे जवानों इस Q1 और Q2 को असेंबल करें। यदि हम इनको इन्फिनिटी से यहां तक लेकर आए, जो हमारा सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन है वैसा हम इसको बनाएं। हमारे चार्जेस को हम असेंबल करेंगे। हम मान लेते हैं कि हम इनको इन्फिनिटी से और इस सिस्टम को A और B वाली पोजीशन पर हम लेकर आएंगे, तो हमें कुछ काम करना पड़ेगा और जितना काम हमें करना पड़ेगा वही इसमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। यदि हम इन चार्जेस को धीरे धीरे लेकर आ रहे हैं तो कुल मिलाकर पोटेंशियल एनर्जी कौन सी एनर्जी हुई? इट इज द एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड, और वी कैन से दैट इट इज इक्वल टू द वर्क व्हिच इज रिक्वायर्ड टू असेंबल द सिस्टम। It is required to assemble the system of charges। सिस्टम ऑफ चार्जेस को असेंबल करने के लिए जो एनर्जी की जो जरूरत पड़ेगी, जो वर्क की जरूरत पड़ेगी उस वर्क को हम क्या कहेंगे? work done to assemble the system of charges by taking them from infinity to their respective positions। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, एंड वेरी वेरी स्लोली। यहां पर भी जरूर लिखें स्लोली वर्ड। तो हम यहां पूरा इसको सेंटेंस बनाए तो क्या लिखेंगे? पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन टू असेंबल द सिस्टम ऑफ चार्जेस बाय टेकिंग दीज फ्रॉम इन्फिनिटी very slowly to their respective positions। इसको मैं यूज करके सिखाता हूं, फिर आपको थोड़ा समझ में आएगा। मेरे प्यारे जवानों, लेट अस सपोज हमारे पास सबसे पहले दो चार्ज हैं, एक चार्ज Q1 है और एक दूसरा चार्ज Q2 है। दोनों के बीच की साहब डिस्टेंस को हम r मान रहे हैं। इसका डेरिवेशन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, लेकिन फिर भी इसको यदि हम करना चाहें तो हम किस तरीके से कर सकते हैं? हम भाई साहब मान लेंगे शुरुआत में इन्फिनिटी के ऊपर ये Q1 और Q2 रखे हुए हैं। भाई साहब हम Q1 चार्ज को उठाकर लाएंगे पहले पोजीशन A के ऊपर और दूसरा चार्ज पोजीशन B पर है, लेकिन हमने मान लो Q1 को उठाकर लाए। आपके मन में सवाल आएगा कि भाई साहब पहले Q1 को ही क्यों लेकर आए, हम Q2 को भी तो ला सकते हैं। तो बेटा इसका आंसर आएगा कि बिल्कुल हम पहले Q2 को भी ला सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन यदि हम Q1 को लेकर आते हैं, मान लो वर्क डन W1 करना पड़ा, तो मेरे प्यारे जवानों जो वर्क हमें करना पड़ता है वो होता है कितना? ध्यान से समझिए, जिस चार्ज को उठाकर लाए थे वो मल्टीप्लाइड बाई इस जगह का पोटेंशियल, और साहब कौन सी जगह का पोटेंशियल? जिस जगह पर पहुंचे हैं वो माइनस जहां से आए हैं उसका पोटेंशियल। और भाई बाय डिफॉल्ट बाय कन्वेंशन हमने इन्फिनिटी के पोटेंशियल को 0 ले रखा है। इसका मतलब जो वर्क हमें करना पड़ेगा वो जिस चार्ज को उठाकर लाए हैं वो गुना इस जगह का पोटेंशियल। और प्यारे जवानों ए जगह के ऊपर किसी के कारण पोटेंशियल है ही नहीं। इस ए पॉइंट पर किसी के कारण पोटेंशियल इस वजह से नहीं है क्योंकि पोटेंशियल होगा नियर बाई चार्जेस के कारण और आसपास कोई चार्जेस नहीं है। अब आपके मन में सवाल आएगा जी Q2 प्रेजेंट तो है, तो फिर मैं आपको याद दिलाऊंगा कि भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है, Q2 भी अभी इन्फिनिटी पर ही है, इसलिए यहां पर और कोई भी नहीं है। इसका मतलब यहां का पोटेंशियल ए पॉइंट का 0 है। इसका मतलब पहले चार्ज को लाने का वर्क डन क्या करना पड़ा? 0 करना पड़ा। हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। मेरे प्यारे जवानों अब हम क्या करते हैं साहब? Q2 चार्ज को लाते हैं और इसकी पोजीशन पर रख देते हैं। मान लो वर्क डन करना पड़ा W2। तो भाई साहब नियम ये कहता है कि जो वर्क डन W2 आएगा, ये चार्ज जिसको लिए हैं वो इनटू में जिसका पोटेंशियल इस पॉइंट का है वो जहां पर लेके आए हैं माइनस जहां से लाए हैं उस जगह का पोटेंशियल, और जहां से लाए हैं साहब उस जगह का पोटेंशियल 0 होगा। तो मेरे प्यारे जवानों जो वर्क यहां पर आएगा
वो आएगा Q2 इंटू, अब सवाल उठता है कि बी पॉइंट पर पोटेंशियल है क्या साहब? अब की बार ए चार्ज के कारण बी पॉइंट पर पोटेंशियल होगा क्योंकि ए उसके पड़ोस में आ चुका है। अब आपके मन में सवाल आएगा जी ए तो इन्फिनिटी पे रखा है, पहले आपने बताया था कि साहब इन्फिनिटी पे रखा है, बिल्कुल मैंने पहले बताया था, लेकिन अब हम उसको यहां शिफ्ट करके ला चुके हैं। तो जब हम उसको यहां पर ए पर ला चुके हैं तो अब उसके कारण यहां पर पोटेंशियल आएगा, और साहब कितना पोटेंशियल आएगा? दिस विल बी इक्वल टू के इंटू इस जगह का पोटेंशियल दैट इज Q1, जो हम इसका खुद का चार्ज दैट इज के इंटू खुद का चार्ज Q1, और ये डिस्टेंस दैट इज R। मेरे प्यारे जवानों ये वर्क डन 2 आ गया और वैल्यू आ गई हमारे पास K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R। मेरे भाई यहां पर यदि हम टोटल वर्क डन निकालना चाहें, हम यदि टोटल वर्क डन यहां पर लिखना चाहें तो टोटल वर्क डन लिखने के लिए हम क्या कहेंगे? नेट वर्क डन लिखेंगे, वो W1 प्लस W2 आएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में W1 निकाला था जिसकी वैल्यू हमारी 0 आई थी। तो मेरे प्यारे जवानों जो नेट वर्क डन जो हमने निकाला है ये आ गया 0 प्लस K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R। कुल मिलाकर जो नेट वर्क डन आया है ये आ गया है भाई साहब K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R। और हमें पता ही है कि चार्जेज आर टेकन स्लोली, दैट मींस विदाउट एक्सेलरेशन। चार्जेज को हम धीरे धीरे लाए हैं, बिना एक्सेलरेशन के लेके आए हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो हम वर्क करेंगे भाई साहब वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में आ जाएगा। मतलब जो नेट वर्क डन यहां पर आना है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में आना है। ध्यान रखना ये जो वर्क डन है भाई साहब ये एक्सटर्नल एजेंट का है, और यहां पर हम इस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को लिख देंगे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू द नेट वर्क डन, और इसकी वैल्यू यहां पर है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R। मेरे भाई हमने कन्वेंशन ले रखा है, इन्फिनिटी के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी 0 ली है हमने जब हमारे चार्जेज इन्फिनिटी पर थे, मतलब उनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं थी। इंटरेक्शन नहीं थी का सीधा सीधा मतलब है ना तो अट्रैक्शन थी और ना ही रिपल्सन थी। और मेरे प्यारे जवानों जब ना अट्रैक्शन है ना रिपल्सन है तो चार्जेस के बीच में कोई एनर्जी नहीं होगी। यहाँ पर उनकी इलेक्ट्रिक एनर्जी यहाँ पर 0 रहने वाली है पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब इनिशियल कोई एनर्जी यहाँ पर नहीं थी। इसका मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को यदि हम U का सिंबल दे दें तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी दो चार्जेस के लिए आ चुकी है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। मेरे प्यारे जवानों बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, ध्यान ये रखना है कि व्हाइल यूजिंग दिस रिलेशन यूज द साइन ऑफ Q1 एंड Q2। भाई साहब Q1 और Q2 का साइन पुट करना ही करना है, यहां पर ये बात समझने लायक है। मेरे प्यारे जवानों आई होप आपको मेरी बात समझ में आई है। बहुत ही सिंपल सी बात थी वैसे तो, लेकिन आई होप समझ में आई होगी। यहां पर चार्ज का साइन पुट करेंगे, ये जो एनर्जी यहां पर असेंबलिंग करने के लिए आई है इस एनर्जी को हमने नाम दे दिया है पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हम स्लोली लेकर आए तो सारा वर्क पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। काइनेटिक एनर्जी का चेंज यहां पर कोई हुआ ही नहीं है। भाई साहब यहां पर एक बात और समझने लायक है, कभी कभार वो ये पूछ लेता है कि वर्क डन रिक्वायर्ड टू सेपरेट द चार्जेस, मतलब हम यहां से इनको दूर ले जाना चाहते हैं, ये सिस्टम है, बताओ कितना काम हमें करना पड़ेगा। तो ये जो वर्क डन आया है, ये जो वर्क डन आया है पिछले में मैं यदि लिखूं यहां पे, तो ये जो वर्क डन आया है भाई साहब, ये जो वर्क डन आया है तो वर्क डन इन असेंबलिंग आया है ना। तो मैं इसको वर्क डन इन असेंबलिंग लिखूंगा, इसी के नीचे मैं यहां पर एक और लिख देता हूं ताकि आप शॉर्ट नोट्स को आसानी से पर लिख भी पाएंगे, समझ भी पाएंगे कि वर्क डन बाई जो वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेज आया है वो तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और वी कैन से दैट यहां पर पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है, क्योंकि हमने फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मानी है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को 0 माना है, ठीक है, इसलिए मैंने सीधा यू लिख दिया है। लेकिन यदि वर्क डन इन डिसेंबलिंग द चार्जेज पूछे और जो सेपरेट द चार्जेज पूछेगा तो फिर हम क्या करेंगे, तो ध्यान रख लेना है जो असेंबलिंग के लिए जो वर्क किया था उससे उल्टा काम करना पड़ेगा हमें इससे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन में इनको मतलब वर्क जो है वो उल्टा करना पड़ेगा। वर्क की कोई डायरेक्शन नहीं होती लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज जो है उस पे नेगेटिव वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेज आएगा वो माइनस का W आएगा, जो सेपरेशन का जो था उसका सेपरेशन का जो आएगा, दोबारा बोलूं मैं, वर्क डन इन सेपरेशन जो आएगा वो असेंबलिंग का उल्टा आएगा, और यहां पर यदि हम U की टर्म्स में लिखें तो जो एनर्जी थी उसका उल्टा आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे असेंबलिंग के टाइम पे जो काम किया मान लो वो 100 जूल का किया,
तो भाई सेपरेशन के टाइम पे माइनस का 100 जूल हम लोग लिखेंगे। मेरे प्यारे जवानों अगले पार्ट की तरफ चले। मान लेते हैं हमारे पास 3 चार्जेज हैं। पिछले सिस्टम में हमने 2 चार्जेज मान लो इस सिस्टम में हमारे पास 3 चार्ज सिस्टम है ना। सारे के सारे जो चार्जेज हैं वो हमारे पास पॉइंट चार्जेज हैं। लेकिन हम मान लो लेट अस सपोज हमारे पास ये एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के अलग अलग कॉर्नर्स के ऊपर हम चार्जेज रख रहे हैं। ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है और साहब ये चार्ज Q3 है। और प्यारे जवानों यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है मान लो ये R1 है, ये R2 है, मान लो ये डिस्टेंस R3 है। इस पॉइंट का नाम A, B और C हम यहाँ पर रख रहे हैं। हमने यहाँ पर ये इनके बीच की डिस्टेंसेज और दे दी है। मान लो इस सिस्टम के अंदर इसकी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या है ये हमें बतानी है। तो भाई साहब जब सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी करेंगे तो मैंने जैसा कि नियम बताया आपको, आप लोग मान लें कि Q1, Q2 या फिर Q3 भाई साहब ये इन्फिनिटी पे रखे हुए हैं। मतलब या नहीं मतलब सारे के सारे इन्फिनिटी पे रखे हुए हैं, है ना। और जब सारे के सारे इन्फिनिटी पे रखे हैं तो 1 बाय 1 हम लेकर आएंगे। मान लेते हैं हम Q1 को उठाकर ला रहे हैं इस जगह पे, तो हमें वर्क करना पड़ेगा W1। आपके मन में सवाल आएगा जी मैं तो Q1 को नहीं लाऊंगा, मैं तो Q2 या Q3 को उठाकर लाऊंगा। भाई आप ला सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर जो कंजर्वेटिव फील्ड की एनर्जी यहाँ पर है, तो इसमें सीक्वेंस मैटर नहीं करेगी कि कौन से चार्ज को पहले या कौन से चार्ज को बाद में उठाकर ला रहे हैं। सीक्वेंस विल नॉट मैटर। इसका मतलब कैसे भी ला सकते हैं हम, सीक्वेंस शुरुआत से इसलिए रख रहे हैं ताकि कोई गलती ना हो, कोई टर्म भूल ना जाए। तो जब हम पहला वर्क निकालेंगे तो भाई रूल वही होगा, जिस चार्ज को उठाकर लाए हैं वो गुणा जिस पोटेंशियल पर जिस जगह पर लाए उसका पोटेंशियल माइनस जहां से लाए वहां का पोटेंशियल। प्यारे जवानों इस वर्ड को घोट के पी जाओ ताकि गलती ना हो, इसको श्लोक की तरह से। और हमें पता है ए का पोटेंशियल भी 0 है और इन्फिनिटी का पोटेंशियल भी 0 है। शुरुआत में ए का पोटेंशियल इसलिए 0 है क्योंकि भाई साहब आसपास में और कुछ भी नहीं है। तो कुल मिलाकर के जो यहाँ पर जो वर्क आएगा दैट इज चार्ज गुणा में पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट ए दैट इज 0। तो मैं सीधा यहाँ पर 0 ही लिख देता हूँ। मेरे प्यारे जवानों दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। मान लेते हैं अब हम चार्ज Q2 को उठाकर लाए हैं। अब हम जब चार्ज Q2 को उठाकर लाए हैं, लेट अस सपोज हम यहाँ लेकर आए, वर्क डन करना पड़ा हमें W2। तो भाई साहब जो हम W2 वर्क करेंगे वो करेंगे जिस चार्ज को उठाकर लाए वो गुणा में इस पॉइंट का पोटेंशियल दैट इज द पॉइंट B माइनस इन्फिनिटी का पोटेंशियल। सवाल ये उठता है कि क्या इन्फिनिटी का पोटेंशियल 0 ले रखा है? बिल्कुल ले रखा है भाई साहब। अब बार बार कन्वेंशन कोई चेंज करेंगे, एक सवाल में देखिए कन्वेंशन यूज होता है। भाई साहब यहाँ पर चार्ज Q2 यूज किया। अब बात आती है कि B पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल है कि नहीं है। पिछले सवाल में पिछले पार्ट में यहाँ पर जब W1 की बात करी तब तो उस समय तो पोटेंशियल नहीं था, लेकिन भाई साहब यहां पर तो डेफिनेटली पोटेंशियल है क्योंकि उस समय तो आसपास कोई नियर बाई चार्जेस नहीं थे। बी और सी दोनों इन्फिनिटी पे थे। लेकिन अब जब B की बात कर रहे हैं तो ऑलरेडी A चार्ज आके बैठ चुका अपने ठिकाने पर, तो अब की बार B के ऊपर पोटेंशियल होगा, डेफिनेटली वो A के कारण होगा। प्यारे जवानों जब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे A के कारण कितना पोटेंशियल होगा, तो इसके लिए आप ये वाला पॉइंट A है, इसके कारण कितना पोटेंशियल होगा आप सीधा सीधा यहाँ पर पुट कर देंगे। रिलेशन K इंटू Q1 डिवाइडेड बाई इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इसका नाम हमने R1 ले रखा। भाई ये डिस्टेंस कुछ भी हो सकती है, बस मैंने समझाने के लिए R1 लिख दिया था। कुल मिलाकर ये जो वर्क डन W2 आया हमारे पास वैल्यू आ गई है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R1। और भाई साहब इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम हम दे रहे हैं। मेरे प्यारे जवानों चलिए हम आगे चलते हैं। अब की बार हम यहाँ पर Q3 चार्ज को उठाकर लाए। जरूरी नहीं है कि हम इधर से लाएं, कहीं से भी ला सकते हैं, फाइनली C पोजीशन पर लेकर आना है। तो भाई साहब यहाँ पर ये छोटे छोटे सवाल बन सकते हैं, इसलिए सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि कोई भी 1 मार्क का क्वेश्चन भी बन जाए तो आप अच्छे से कर पाएं। प्यारे जवानों जब हम वर्क डन 3 निकालेंगे तो हम वैसे निकालेंगे, चार्ज को लेकर आए थे वो C पॉइंट पर लेकर आए थे, तो C का पोटेंशियल माइनस इन्फिनिटी का पोटेंशियल। आपको जान के अच्छा लगेगा कि इन्फिनिटी का पोटेंशियल तो 0 है, लेकिन भाई साहब C पॉइंट के ऊपर 2 चीजों के कारण पोटेंशियल है, A के कारण भी पोटेंशियल और B के कारण भी पोटेंशियल है। और भाई साहब A के कारण पोटेंशियल है तो फॉर्मूला लगा देंगे K Q1 डिवाइडेड बाई जो डिस्टेंस है वो, दूसरे के कारण पोटेंशियल है दिस इज K Q2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस है वो। अब हम देख लेते हैं कि डिस्टेंसेज हमने क्या ले रखी है। भाई साहब Q1 से जो डिस्टेंस ले रखी है C की दिस इज R2, तो हम यहाँ पर लिख देंगे साहब R2। और भाई साहब हमने B बॉम्बे के लिए, B बॉम्बे वाला जो चार्ज था यहाँ पर Q2 चार्ज रखा था, यहाँ से डिस्टेंस ले रखी हमने R3, तो हम यहाँ पर R3 लिख देंगे। मेरे प्यारे जवानों यदि हम इसको सॉल्व करें तो हम क्या पाएंगे, यहाँ पर W3 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी K Q1 Q3 डिवाइडेड बाई R2 प्लस K Q2
Q3 डिवाइडेड बाई R3। भाई साहब यदि हम यहाँ पर टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालने की कोशिश करेंगे, अच्छा ये जो वर्क डन है इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे सकते हो, तो यहाँ की जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी और वी कैन से दैट वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेज आएगा, उसकी वैल्यू इन सब का सम आ जाएगी। तो पहली वाली टर्म तो जीरो ही है, दूसरी और तीसरी टर्म को यदि हम जोड़ दें तो वैल्यू जो भी आंसर आएगा उसको हम लिख देंगे, दिस इज k q1 q2 अपॉन r1 प्लस k q1 q3 डिवाइडेड बाई r2 प्लस k q2 q3 डिवाइडेड बाई r3। प्यारे जवानों ये जो एनर्जी आई है ये इस सिस्टम की एनर्जी हो चुकी है। जैसा कि मैंने आपको बताया, पिछले सवाल में भी बताया, मैं एक बार फिर से आपको याद दिलाऊं यहाँ पे कि यदि हमें यहाँ पर निकालना है वर्क डन इन सेपरेटिंग द ऑल द चार्जेस, तो वो इस जो वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेस था इसका नेगेटिव आएगा। हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी थी इसका नेगेटिव आएगा। मेरे प्यारे जवानों आई होप आपको 3 पॉइंट चार्जेस के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को अच्छे से कैलकुलेट करना आ चुका है। चलिए चलते हैं अगले अध्याय की तरफ। अगली बात है हमारे पास, ध्यान से समझिएगा, हम लोग पढ़ रहे हैं जो टॉपिक दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई साहब एक मिनट, हाँ तो मेरे प्यारे जवानों अब हम लोग पढ़ रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस कब, इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर सिस्टम ऑफ चार्जेस की एनर्जी क्या होगी ये हम लोग पढ़ रहे हैं। भाई साहब बहुत सिंपल सी बात है लेकिन ध्यान रखने के लायक है, समझने लायक है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं जब हमारा एक सिंगल पॉइंट चार्ज प्रेजेंट है तब उसकी एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना, ओनली सिंगल पॉइंट चार्ज इज प्रेजेंट। प्यारे जवानों यहां पर बात समझने लायक है। लेट अस सपोज हमारा एक चार्ज है, कोऑर्डिनेट सिस्टम हम ले रहे हैं, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, और हमारा चार्ज किसी पॉइंट P के ऊपर प्रेजेंट है और उस P पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है लेट अस सपोज वो हमें R वेक्टर दे रखा है, दिस इज द पॉइंट P, और इस जगह के ऊपर ही हम मान लेते हैं चार्ज हमारा Q प्रेजेंट है। अकेला ये तो Q1 Q2 क्यों लेने, अकेला चार्ज Q मान लेते हैं। देखिए पिछली सिचुएशंस में हमने जब चार्ज लिया था, अकेला चार्ज यदि हम लेंगे और बाहर का कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है तो सीधी सी बात है उसमें कोई इंटरेक्शन ही नहीं है किसी के साथ, तो उसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी की चर्चा नहीं होगी, वहां पर उसकी कोई वैल्यू नहीं आनी है। लेकिन यहां पर भाई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है तो हम लोग यहां पर ले लेते हैं लेट अस सपोज जो पोटेंशियल माना है हमने दैट इज द V इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहां पर पोटेंशियल है एट पॉइंट P पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल है वो V मान लिया है हमने। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि भाई साहब यदि अब हम इस चार्ज Q को इन्फिनिटी पर लेकर जाएं और वहां से लेकर आएंगे तो हमें जो काम करना पड़ेगा वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे पहले कैलकुलेट कर रहे थे और हम फाइनली एनर्जी तक पहुंच जाएंगे। तो हम वही मान लेते हैं लेट अस सपोज हमारा जो चार्ज Q है दिस इज प्रेजेंट एट इन्फिनिटी और नाउ वी आर टेकिंग इट एंड द वर्क डन इज W1। तो जो वर्क डन 1 करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा जिस चार्ज को उठाकर लाए हैं वो P पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इन्फिनिटी का पोटेंशियल। अगेन द इन्फिनिटी का पोटेंशियल तो हम जीरो ले रहे हैं, लेकिन यहां पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो चार्ज इस पॉइंट पे आया उस जगह के पोटेंशियल को हमने V का नाम दिया है, तो यही इसका वर्क डन हो जाएगा और हम इसको लिख पाएंगे दिस इज द एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम एंड इसकी एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी Q इंटू V। प्यारे जवानों यहां पर लिखने का एक दूसरा तरीका भी है, एक दूसरा सलीका भी है। मैंने ये सिंपल सी बात आपको बताई है, लेकिन दूसरा फॉर्मेट भी है, एक अदर फॉर्मेट है, जस्ट वैल्यूज आर द सेम ओनली द शक्ल इज डिफरेंट, है ना। तो भाई साहब यहां पर पता है होता क्या है, हम कई बार V को पोटेंशियल ना लिख करके हम क्या लिख देते हैं V R वेक्टर, मतलब उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जिसका R वेक्टर है वहां पर पोटेंशियल हमने V मान लिया है। ये कई जगहों पर लिखा हुआ मिल सकता है, इसलिए वो बात भी आप जरूर याद रखें क्योंकि हो सकता है पेपर में इस तरीके से लिखा हुआ आ जाए। तो ये क्या है, इट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर R। जिस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर R है उस जगह का पॉइंट पोटेंशियल क्या है, V है, और ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जरूर लिख लेना है यहाँ पर कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है किसी एक पॉइंट पर जिसका पोजीशन वेक्टर हमने क्या माना है R। तो किसी भी चीज में कोई अंतर नहीं आएगा, आप तमाम चीजें एज इट इज कैलकुलेट करिए। बस फाइनल आप लिखते समय इस U की वैल्यू को जब लिखेंगे तो आप लिखेंगे चार्ज गुणा पोटेंशियल एट पोजीशन वेक्टर R था, तो ऐसे था, ध्यान रखना ये V गुणा R नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स, ये गलती हो जाती है अक्सर। ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है सिर्फ ये बताने के लिए कि
जिस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर r है उस जगह का पोटेंशियल v है। तो ये उसके लिखने का सिर्फ एक तरीका है। प्यारे जवानों, आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। यदि किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए मैं आगे चलता हूँ, किसी को कोई डाउट नहीं है तो। भाई साहब, अब की बार मैं चार्ज ले रहा हूँ, हमारे पास 2 चार्जेज हैं। भाई वैसे ही करेंगे हम लोग जैसा हम अब तक करते आए हैं। मान लेते हैं हमारे पास 2 चार्जेज हैं। मेरे प्यारे जवानों, जब 2 चार्जेज हैं तो सीधी सी बात है, आप यहाँ पर हम वैसे कोऑर्डिनेट एक्सिस से दिखा सकते हैं। वैसे नहीं दिखाना चाहते तो आप पिछले जैसे हमने नॉर्मली दिखाया था एक स्ट्रेट लाइन में Q1 Q2 को, वैसे भी दिखा सकते थे, कोई बड़ा इशू नहीं है। आप चाहो तो यहाँ पर दिखा सकते हो। हम मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है, एक दूसरा पॉइंट ये है, एक जगह पर यहाँ पर चार्ज एक रखा हुआ है Q1 और इस जगह पर जो चार्ज रखा हुआ है ये Q2 रखा हुआ है। इसका पोजीशन वेक्टर r1 है और इसका पोजीशन वेक्टर r2 है। मेरे प्यारे जवानों, इस पोजीशन वेक्टर r1 से r2 ये एक हमने और लाइन खींच दी है। यहाँ पर इस लाइन की अपनी एक डिस्टेंस ले लेते हैं। लेट अस सपोज r1 टू r1 से लेके 2 के बीच की जो डिस्टेंस है, ये एरो लगा दिया मैंने दोनों तरफ ताकि ये सिर्फ डिस्टेंस को रेफर करें। मेरे प्यारे जवानों, अगेन यहाँ पर जैसा मैंने पिछले एग्जांपल में माना था कि जिस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर r है तो उस जगह का कुछ पोटेंशियल माना इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, वैसे ही हम यहाँ भी मानेंगे। हम लोग यहाँ पर भी वैसे ही कुछ चर्चा लिखेंगे। हम लोग लिख देते हैं लेट हमारे पास VR1 वेक्टर। तो आप क्या लिखोगे इसको? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान रहे ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण है ना। कहाँ पर है? एट ए पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर r1 वेक्टर। जिस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर r1 है ये उस जगह का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। सेम ऐसे ही VR2 वेक्टर, हम इसको ऐसे लिखना चाहेंगे तो हम क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर r2 वेक्टर। मेरे प्यारे जवानों, हम इनिशियली वैसे ही लेंगे जैसे हम पहले लेते आए थे। हम Q1 और Q2 दोनों को क्या मान लेंगे? साहब ये इन्फिनिटी पर है। अब हम Q1 को यदि उठाकर लाएं तो मान लो W1 वर्क करना पड़ा। प्यारे जवानों, जो वर्क डन W1 करना पड़ेगा वो वैसा ही करना पड़ेगा जैसे पहले हमने किया था। भाई पिछले एग्जाम्पल्स में यदि ध्यान से देखोगे तो जब हम पहले चार्ज को लेकर आते थे तो हम क्या लिखते थे? जिस चार्ज को लेकर आए हैं वो गुणा में जिस जगह का पोटेंशियल लाए हैं वो माइनस इन्फिनिटी का पोटेंशियल, ब्रैकेट क्लोज। भाई साहब वैसी ही बात हम लोग यहाँ भी करने वाले हैं। मेरे प्यारे जवानों, जिस चार्ज को लाए थे वो Q1 और जिस जगह पर लेके आए थे, मान लो इस पॉइंट का नाम हम A रख लेते हैं, इस पॉइंट का नाम B रख लेते हैं, तो हम A पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इन्फिनिटी का पोटेंशियल करेंगे और इन्फिनिटी के पोटेंशियल की वैल्यू तो हम 0 ले रहे हैं। इसका मतलब साहब यहाँ पर जो वर्क डन आएगा दिस इज इक्वल टू चार्ज Q1 इनटू पोटेंशियल एट द पॉइंट A। अब देखिए अंतर यहां पर पैदा होता है। भाई साहब पिछले एग्जांपल्स जितने भी हमने करे थे उस जगह पर पोटेंशियल एट ए हमने 0 लिया था क्योंकि आसपास और कोई चार्ज ही नहीं था और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल था ही नहीं। यहां पर क्या है? नो डाउट यहां पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन भाई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर प्रेजेंट है और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर प्रेजेंट है तो उसके कारण कुछ पोटेंशियल हमें ऑलरेडी दे रखा है। भाई साहब मान लेते हैं, हो सकता है इस जगह के पोटेंशियल को हम V1 नाम दे देते, इस जगह के पोटेंशियल को हम V2 नाम दे देते, तो मैं नॉर्मली लिख देता Q1 इंटू V1 क्योंकि इस जगह पे यही पोटेंशियल है ना। आप इस V1 की जगह पे चाहो तो ये वाली वैल्यू लिख सकते हो। मैं लास्ट के आंसर में ये वैल्यू पुट करके दिखा दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरे प्यारे जवानों, अब हम सेम तरीके से हम क्या करने वाले हैं? भाई साहब यहाँ पे Q2 चार्ज को लेकर आएंगे, वर्क डन करना पड़ेगा W2। अब थोड़ा सावधानी से आपको आंसर देने की जरूरत है। मैं आपसे पूछूंगा, आपको थोड़ा सा रिप्लाई सावधानी से करना है। भाई साहब मैं आपसे पूछूंगा वर्क डन 2 कितना आएगा, तो आप क्या कहोगे? जितना चार्ज लेकर आए थे वो गुणा पोटेंशियल पॉइंट B का माइनस पोटेंशियल पॉइंट इन्फिनिटी का। भाई साहब इन्फिनिटी का पोटेंशियल तो 0 लिया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो वर्क डन निकालेंगे दिस इज चार्ज Q2 गुणा पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट B। तो भाई साहब B के ऊपर अब किस किस के कारण पोटेंशियल है? भाई साहब एक तो A के कारण पोटेंशियल है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण पोटेंशियल है। इसको मैं V डैश का नाम दे देता हूं, पोटेंशियल एट द पॉइंट B ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे इसको V डैश का नाम देने की आवश्यकता भी नहीं है, ऑलरेडी हमने इसका नाम मान रखा है V2। V2 क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट B। यही है ऊपर वाले पोजीशन वेक्टर R1 का मतलब क्या है? पॉइंट A, नीचे वाले का मतलब क्या है? पॉइंट B। इसका मतलब भाई साहब B पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो हमने V2 मान रखा था, हम सीधा V2 लिख सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस सवाल में ना सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल है लेकिन इस Q1 के कारण भी कुछ पोटेंशियल है। जब इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे तो भाई मेरे प्यारे जवानों हम लोग क्या पाएंगे? हम लोग पाएंगे यहाँ पे W2 की जो वैल्यू आएगी दिस इज चार्ज Q2 इंटू
Q1 डिवाइडेड बाई जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमने R12 मान रखी है। आप चित्र को देख सकते हैं, आप ध्यान से देखेंगे चित्र को, आपको समझ में आ जाएगा कि ये हमने R12 ले रखा है। तो इसके कारण जो पोटेंशियल है दिस इज K इंटू Q1 इंटू ये वाले डिवाइडेड बाई ये वाले डिस्टेंस। तो वही हमने किया है ना। तो भाई साहब वही काम हमने किया। अब यदि हम यहाँ पर वैल्यू पुट करें तो आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा और इस पोटेंशियल को हम V2 ही रहने देते हैं। प्यारे जवानों, इस वर्क डन 2 को हम थोड़ा अच्छा लिखें तो इस वाली टर्म को पहले इससे गुणा करके आगे लिख देते हैं। सिर्फ ऐसे लिख रहे हैं, उससे कोई लॉजिक नहीं। आप ना लिखना चाहें, पीछे लिखना चाहें तो पीछे लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्यारे जवानों, ये है इक्वेशन नंबर 2। ये मेरी यहाँ पर आई थी इक्वेशन नंबर 1 जो W1 मैंने निकाला था। ये W2 आया है। W1 और W2 दोनों को जोड़ देंगे तो हम लोग निकाल देंगे नेट वर्क डन। इसका मतलब जो नेट वर्क डन आया है साहब, ये W1 जमा W2 आया है और हम यहाँ पर जो नेट वर्क डन की वैल्यू को लिखेंगे तो W1 मेरा है यहाँ पे, आप गौर से देखिएगा, यहाँ पर है Q1 इंटू V1। मेरे प्यारे जवानों, वही बात मैं यहाँ पर पुट करूंगा कि भाई साहब मैं यहाँ पर लिख दूंगा Q1 इंटू V1 प्लस W2 लिख दूंगा, दिस इज Q2 इंटू V2 प्लस Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12। मेरे प्यारे जवानों, मेरे भोले जवानों, आपको इस इक्वेशन का नाम यदि मान लो 2 रख दें तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी, और वी कैन से दैट वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेस। मैं बार बार याद दिला रहा हूँ आपको, ये दोनों का सम हो जाएगा W1 प्लस W2 और W1 की वैल्यू यहाँ पर हम पिछली वैल्यू को उठाकर रख देंगे, है ना भाई। मैंने ये एक मिनट भाई, टोटल वर्क डन निकाल ही लिया है मैंने, दोबारा W1 W2 काहे का कर रहे हैं हम, है ना। तो भाई ये नेट वर्क डन आ ही चुका है इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 का डाटा ही हमने यहाँ लिखा है। ये तो हमारा नेट वर्क डन आ चुका है, ठीक है। तो ये जब नेट वर्क डन आ चुका है तो इसको हटाई दें भाई साहब। अब यदि हम ध्यान से देखेंगे कि ये जो वर्क डन आया है इसे ही हम पोटेंशियल एनर्जी भी कहेंगे। दिस इज ऑल्सो नेट वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेस, है ना। ये असेंबल किया था चार्जेस का और वैल्यू रख देंगे Q1 V1 प्लस Q2 V2 प्लस Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12। प्यारे जवानों, ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी आई है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। आप थोड़ा सा ध्यान से देखें यदि तो इस इक्वेशन के अंदर आपको टोटल मिला के 3 टर्म दिखाई दे रही हैं, लेकिन जो हमने बिना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के किया था, जो हमारा ये वाला पार्ट था, इसके अंदर जब हमने कैलकुलेट किया था तो सिर्फ एक ही टर्म आई थी Q1 Q2 अपॉन R। लेकिन अब हम देख रहे हैं तो भाई साहब 3 टर्म आई है, Q1 V1 प्लस Q2 V2 प्लस Q1 Q2 अपॉन R आई है। तो भाई साहब यहाँ पर 2 टर्म हमारी जो एक्स्ट्रा आई हैं वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आई है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो कोई पोटेंशियल भी नहीं होता और वो वाली टर्म्स भी नहीं आती। तो ये वाला पार्ट जो मैंने कराया है, ये मैंने कराया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। इसी चीज को मैंने कहा था आपको कि फाइनली मैं दूसरे तरीके से लिख के भी दिखा दूंगा कि ये जो V1 V2 आप चाहो तो उनको ऐसे लिख सकते हो। मेरे प्यारे जवानों, यदि आप इसको इस तरीके से लिखना शुरू करोगे तो फाइनली मैं यहाँ पर आंसर लिख दूं तो जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो ऐसे आएगी Q1 V R1 वेक्टर प्लस Q2 इंटू V R2 वेक्टर। ध्यान रहे, मैं फिर से आपको याद दिला रहा हूं, ये V गुणा R1 नहीं है, ये V गुणा R2 नहीं है, ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। सिर्फ ये बताने का तरीका है कि जिस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर R1 हमने लिया है उस जगह का पोटेंशियल हमने कुछ V माना है, कोई भी वैल्यू हो सकती है वो, है ना। आप चाहो तो यहाँ पर कि ये उस जगह का पोटेंशियल है जिस जगह का पोटेंशियल पोजीशन वेक्टर R1 है, ये उस जगह का पोटेंशियल है जिस पोजीशन वेक्टर R2 है। आप V1 V2 भी लिख सकते थे, इनकी जगह भी कुछ अलग सिंबल लिख सकते थे, कोई इश्यू नहीं है। और ये फाइनल टर्म आ गई हमारे पास Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12। मेरे प्यारे जवानों, ये जो रिश्ता आया है हमारे पास, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का आया है जब हमारे चार्जेस किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्रेजेंट हैं। मेरे बहादुर जवानों, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। हाँ, तो मेरे प्यारे जवानों, यहां पर मैं एक बार फिर से बता दूं आपको कि जब हमने W2 निकाला तो यहां पर जो पोटेंशियल हमने लिखा था ये VBA प्लस V2 इसलिए लिखा था क्योंकि ये तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था A के कारण B वाली पोजीशन पे, और ये V2 जो है ये पोटेंशियल था सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। ठीक है, तो टोटल पोटेंशियल लिखना होता है। वही बीबी का मतलब है नेट पोटेंशियल एट बी। पोटेंशियल बी के ऊपर कितना है ना, वो है टोटल। और टोटल 2 चीजों के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण और चार्ज ए के कारण। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कितना था, वो V2 था, और चार्ज के कारण कितना था साहब, वो हमने लिख ही लिया था VBA। मेरे प्यारे जवानों, अब हम चलते हैं आगे। मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट पूरा करा दिया है। प्यारे जवानों, अब मैं आपको रिलेशन करवाने वाला हूँ पोटेंशियल ग्रेडियंट का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या रिश्ता है, वो मैं कराने वाला हूँ।
और मैं आपको कहूँ कि मैं रिलेशन डिराइव करवाने वाला हूँ। आपने ये एक बहुत ही पॉपुलर सा रिश्ता है माइनस ई डॉट डी आर इंटीग्रेशन, जिसका हम वैल्यू लिखते हैं डी वी के बराबर। भाई साहब डी वी का भी इंटीग्रेशन कर देता हूँ, चलो मैं इधर, क्योंकि इधर इंटीग्रेशन कर दिया मैंने, तो इस रिलेशन को मैं डिराइव कराने वाला हूँ। हम चाहें तो इसकी जगह पर हम डेल्टा वी जरूर लिख सकते हैं। भाई साहब इस रिश्ते को डिराइव कैसे करेंगे, लेट अस नाउ सी। वैसे तो ये क्वेश्चन इस पर न्यूमेरिकल इस पर ज़्यादा आने की संभावना है, लेकिन हो सकता है डेरिवेशन आ जाए और हम सारी चीज़ें कर रहे हैं तो इस एक चीज़ को क्यों छोड़ें, है ना। मैं सारी चीज़ें आपको रिवाइज करवा ही रहा हूँ, सारी चीज़ें, तो इसको भी कर लेते हैं। भाई साहब हमने क्या कर रखा है, हमने एक एक्स एक्सिस ले रखी है, एक वाई एक्सिस ले रखी है, ये पॉइंट हमने ओरिजिन मान रखा है। मेरे प्यारे जवानों, हमारे पास यहाँ पर कोई एक पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर हम आर मान लेते हैं और इस जगह का, इस पॉइंट ए का कुछ पोटेंशियल मान लेते हैं। लेट अस सपोज द पोटेंशियल इज बी। भाई साहब हमारे पास एक दूसरा पॉइंट है और लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज बी, और ये जो बी पॉइंट है वो यहाँ पर है और इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो हम v प्लस डी वी मान लेंगे। और भाई साहब कुछ हमने ज़्यादा मान लिया है, यहाँ पर ज़्यादा कम की बात नहीं है। जब इंटीग्रल कैलकुलस की बात करते हैं हम लोग तो अगले टर्म में जब भी कभी x प्लस डी एक्स मानेंगे, कभी मानना होगा तो, या y प्लस डी वाई मानेंगे, कभी x माइनस डी एक्स या v माइनस डी वी ऐसा नहीं मानेंगे। इसलिए इस जगह के पोटेंशियल को v लिया तो इस जगह के पोटेंशियल को v प्लस डी वी लिया है और इस जगह के पोजीशन वेक्टर को r प्लस डी आर लिया है। तो भाई साहब अब मैं कहता हूं कि यदि हम a से b जाएं तो इस a से b वेक्टर को हम बाई ट्रायंगल लो हम क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल लो का यूज करके इस ट्रायंगल के अंदर हम ए बी वेक्टर की वैल्यू निकाल सकते हैं। और ए बी वेक्टर जो आएगा बेटे वो डी आर वेक्टर आएगा। कैसे आएगा, देखो दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर विल बी इक्वल टू दिस वेक्टर, और ये तो दिख ही रहा आर प्लस डी आर, ये आर है, दिस मतलब ये डी आर होना ही होना चाहिए। भाई ध्यान रखना है हमारे इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट एंड लेट अस सपोज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट इन दिस डायरेक्शन एंड लेट अस सपोज वी आर मूविंग फ्रॉम ए टू बी मेकिंग सम एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर। ई वेक्टर के साथ हम कुछ एंगल बनाते हुए इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब यदि मैं यहाँ पर पूछना चाहूँ आपसे कि भाई साहब यहाँ पर हमें जो वर्क की जो डेफिनेशन हमें लिखनी पड़ेगी, तो हम वहाँ पर जैसे हम पहले वर्क की डेफिनेशन लिखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, वही डेफिनेशन हम यहाँ भी लिख सकते हैं। हमें मालूम है कि हम यहाँ पर जो वर्क डन लिखेंगे, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग अ चार्ज, लेट अस सपोज वी आर मूविंग ए चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम दिस पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो जो वर्क डन आएगा हमारे पास, इस वर्क डन को हम लोग क्या लिखेंगे, जो स्मॉल वर्क डन निकाल लेते हैं, तो जो स्मॉल वर्क डन आएगा वो आएगा चार्ज क्यू नॉट जिसको हम लेकर जा रहे हैं, और फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट ए। और जैसा कि मैंने आपको समझाया है कि हम इस वैल्यू की जगह पर यदि वैल्यू पुट करेंगे तो v प्लस डी वी माइनस वी पुट करेंगे तो कुल मिलाकर हमारे पास जो वर्क डन आ जाएगा दिस इज क्यू नॉट इंटू डी वी, दिस इज द स्मॉल वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी। लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ऑल्सो बाई द डेफिनेशन ऑफ द वर्क वी कैन राइट, हम वर्क की डेफिनेशन से क्या लिख सकते हैं कि साहब जो वर्क हमें करना पड़ेगा, हम डेफिनेशन का यूज करें यदि हम, तो हम वर्क को क्या लिखेंगे साहब, फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट, फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट हम इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे जवानों आपको मालूम है कि ये जो वर्क है हम ये एक्सटर्नल एजेंट का लिख रहे हैं, तो ये भी एक्सटर्नल एजेंट का वर्क होगा। तो भाई ध्यान रहे ये भी एक्सटर्नल एजेंट का ही वर्क है, हम इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन नहीं लिख रहे हैं। तो यहाँ पर जो फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्सटर्नल एजेंट का लगाना पड़ेगा। अब अगेन हम चार्ज को ए से बी लेकर जा रहे हैं, चार्ज क्यू नॉट इज टेकन स्लोली, इट इज़ टेकन स्लोली, चार्ज को हम धीरे धीरे लेकर जा रहे हैं। ये बात यहाँ पर भी लागू है। तो जब हम इस चार्ज को धीरे धीरे लेकर जा रहे हैं, ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, तो भाई सीधी सी बात है, यदि हम गौर से देखें तो हमें उस चार्ज के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, उसके अगेंस्ट हमें भी यहाँ पर कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे जवानों यदि हम यहाँ पर वर्क की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, लेकिन फोर्स को हम लोग कितना फोर्स हम लोग यहाँ लगाएंगे, तो मैग्नीट्यूड वाइज वी मस्ट हैव टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वी मस्ट हैव टू अप्लाई द फोर्स इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू आ जाएगी क्यू नॉट गुणा में इलेक्ट्रिक फील्ड ई। और हम लोग यहाँ पर एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन लिखेंगे, इसलिए हम इसके आगे माइनस लगा देंगे क्योंकि इसके विपरीत दिशा में हम वर्क करेंगे। इसलिए ये जो वैल्यू है एक्सटर्नल एजेंट के फोर्स की, हम यहाँ पर ये पुट करें तो जो हमारा वर्क डन आएगा एक्सटर्नल एजेंट का, उसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस क्यू नॉट इंटू ई
डॉट डी आर वैक्टर। मेरे प्यारे जवानों, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। यदि हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो भाई साहब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, 1 और 2 को यदि हम कंपेयर करेंगे तो हम लिख पाएंगे क्यू नॉट इंटू डी वी, दैट विल बी इक्वल टू माइनस क्यू नॉट इंटू ई डॉट डी आर। और मेरे प्यारे जवानों, क्यू नॉट यहाँ से निपट जाएगा, कुल मिलाकर हमारे पास आएगा माइनस ई डॉट डी आर वैक्टर जो यहाँ पर था, दैट इज इक्वल टू डी वी। और इंटीग्रेशन की सेंस में हम लिखना चाहेंगे तो इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा वी। माय डियर स्टूडेंट्स, जब मैं यहाँ पोजीशन वेक्टर R1 से R2 की तरफ जाऊंगा तो मैं यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर लिखूंगा, है ना, या मैं ये कहूँ कि यहाँ पर मैं इंटीग्रेशन करूंगा dv का v1 से v2 की तरफ लिखूंगा तो मैं ये लिखूंगा v2 माइनस v1, और इसको मैं यहाँ डेल्टा v का नाम भी दे सकता हूँ। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। एक बार मैं फिर से आपको बताऊं हमने किया क्या है। हमने सिर्फ और सिर्फ वर्क कैलकुलेट किया है 2 अलग अलग तरीकों से। हमने एक बार वर्क डन निकाला जो हम लिखते हैं कि जिस चार्ज को लेकर गए वो गुणा फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। तो भाई साहब बी पॉइंट पे जो पोटेंशियल लिया था वो -1, कुल मिला के क्यू नॉट इंटू डी वी आया। दूसरा तरीका जो वर्क लिखने का था वो था फोर्स गुणा डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स यहाँ पर एक्सटर्नल एजेंट का चाहिए था, लेकिन हमें मालूम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर ही हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। इसलिए हमने जो एक्सटर्नल एजेंट का जो फोर्स था वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोजिट लिखा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू थी क्यू नॉट ई वेक्टर, तो अपोजिट लिखा इसलिए माइनस लगा दिया और इस वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट कर दिया। कुल मिला के वर्क है, दोनों को कंपेयर किया, क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास रिश्ता बन के आएगा ई डॉट डी आर इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर इक्वल टू डी वी। प्यारे जवानों, ये रिश्ता जितना खूबसूरत सा दिख रहा है हमें, उससे ज़्यादा अच्छा इसका एप्लीकेशन भी है। मैं इसके एप्लीकेशन पर डिटेल में चर्चा करने वाला हूँ, ध्यान से समझिएगा। प्यारे जवानों, इसका मतलब पता है क्या है कि यदि हमारे पास लेट अस सपोज, मैं इसका मीनिंग समझाने के लिए चीजें लिख रहा हूं ताकि आपके भेजे में फिट हो जाएं। मान लेता हूं मैं, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और मेरे प्यारे जवानों मेरे को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है। तो देखिए मैं कैसे जाऊंगा, मैं जा रहा हूं ऐसे, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है तो मेरा डी आर वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में हो गया, तो मेरा एंगल थीटा हो गया है 0 डिग्री। तो मैं यदि इस इक्वेशन को लिखूंगा तो मैं पता है कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा ई इंटू डी आर इंटू कॉस 0 और आगे माइनस का निशान तो है ही, एंड दैट विल बी इक्वल टू डी वी, दैट इज द फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। और मेरे प्यारे जवानों इसी से मेरी वैल्यू निकल के आएगी। जो भी डी आर होगा यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर लूंगा, cos 0 1 होता है, कुल मिलाकर माइनस ई इंटू डी आर दैट विल बी इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। जो मेरा यहाँ पर डी आर जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा। मान लेते हैं मेरी डिस्प्लेसमेंट 5 है तो मैं यहाँ पर 5 पुट कर दूंगा, सीधा सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर एक बात समझने लायक है कि मेरे को यहाँ पर वी बी माइनस वी ए ही लिखना पड़ेगा, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। यदि ऐसा नहीं लिख रहा हूं मैं तो गलत कर रहा हूं। मैंने ये इसका एक इंस्टेंस लिया है, मैं इसका एक दूसरा इंस्टेंस लेकर दिखाता हूँ। जिस तरह के पेपर में अक्सर न्यूमेरिकल्स मिल सकते हैं आपको, अक्सर कई बार इस तरह का सवाल आपको देखने को मिला होगा कि भाई साहब हमारे पास एक चार्ज है, उस चार्ज को हम इस पॉइंट ए से लेकर के किसी पॉइंट तक मूव करवाना चाहते हैं। लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज सी एंड वी वांट टू मूव द चार्ज फ्रॉम ए टू बी एंड देन फ्रॉम बी टू सी। माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज 90 डिग्री गिवन टू अस। लेट अस सपोज ये जो डिस्टेंस है ये हमें गिवन है x, this distance is given to us, this is y। अब देखो मैं इसका यूज़ करना सिखाता हूँ आपको, इसी एक ही सवाल में बहुत अच्छे से आपको क्लियर कट समझ में आएगा। प्यारे जवानों, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे गिवन है और मान लो मेरे से पूछा गया है कि मुझे फाइंड आउट करके दिखाना है वी सी माइनस वी ए, ये वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है। पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट सी माइनस पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट ए मुझे एक कैलकुलेट करना है। अब मैं इस चीज़ को कैसे लिखूंगा, अब जरा इस चीज़ को देखते हैं। मेरे प्यारे जवानों, जब मैं इस पॉइंट ए की बात करता हूँ, जब मैं पॉइंट बी की बात करता हूँ तो गौर से समझिए, मैं ऐसे जा रहा हूँ। तो यदि मैं ए टू बी की बात करूं, ए टू बी यदि मैं जाऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा ऐसे है, लेकिन मेरा डी आर वेक्टर है वो ऐसे है। कुल मिलाकर इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो ई डॉट डी आर की वैल्यू को यदि मैं सॉल्व करूंगा प्यारे जवानों, माइनस के साथ डी वी आएगा और ये वैल्यू डॉट प्रोडक्ट 90 डिग्री जब एंगल होता है तो 0 होता है। इसका मतलब मैं यहां पर ये लिख सकता हूं कि ए का जितना पोटेंशियल है वही बी का पोटेंशियल है। देखिए कितनी खूबसूरत सी बात है, मतलब ए और बी दोनों एक ही पोटेंशियल के पॉइंट हैं। ऐसे पॉइंट्स को हम इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स का नाम देंगे। अगले ही टॉपिक को मैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस वाला टॉपिक ही कवर करने वाला हूं, वहां पर आपको तसल्ली से ये बात समझ में भी आएगी। प्यारे जवानों, अब मैं कहता हूं कि अब मैं बी से सी की तरफ जा रहा हूं। मेरा एक ही मोटो है कि आप इस इक्वेशन को यूज करना सीख जाएं, और इस इक्वेशन को यूज करना सीख गए बहुत सी बातें आपकी क्लियर कट समझ में आ जाएंगी।
प्यारे जवानों, अब यदि मैं बी से सी की तरफ जा रहा हूं तो ध्यान से देखिएगा चीज़ें कैसे मैनेज हो रही हैं। यहाँ पे जब हम बी से सी जा रहे हैं तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और हम जा रहे हैं इस तरफ, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इस तरफ है। थीटा की वैल्यू यहाँ पर 180 डिग्री है। मेरे प्यारे जवानों, जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है तो जब यदि मैं यहाँ पर लिखना शुरू करूँगा तो माइनस ई इंटू डी आर इंटू कॉस 180 लिखूंगा मैं, एंड दैट विल बी द पोटेंशियल ऑफ द फाइनल पॉइंट, दैट इज द पॉइंट सी माइनस पॉइंट बी, और मैं इस बात को ऐसे लिखूंगा। और मेरे प्यारे जवानों, कॉस 180 क्या होता है, मेरा -1 होता है, और वो माइनस इस माइनस के साथ प्लस हो जाएगा और कुल मिलाकर मेरा आंसर आ जाएगा ए इंटू डी आर। लेकिन मैं अभी इंटीग्रेशन यूज कर लेता हूं और ये वैल्यू आएगी वी सी माइनस वी बी। और प्यारे जवानों, डी आर क्या है, ये डिस्टेंस है, और डिस्टेंस मैंने ये वाई ले रखी है। मैंने ऐसे नाम लिख दिया था, एक्स वाई पे ध्यान मत देना आप, ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया था, कोई भी डिस्टेंस थी, है ना। तो भाई साहब इसको वाई वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, ई इंटू वाई बराबर आ गया मेरे पास वी सी माइनस वी बी। ये मेरा फाइनल आंसर वी सी माइनस वी बी आया है। लेकिन क्योंकि मेरे को मालूम है कि ए और बी का पोटेंशियल बराबर है, तो मेरे पास जब Vc माइनस Vb की वैल्यू आई है, सिंस Va बराबर Vb है, तो मैं यहाँ पर ऐसे भी लिख सकता हूँ, Vc माइनस Vb की जगह पे मैं Va लिख दूंगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरी E इंटू वाई। ये वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वैल्यू इज नॉट इंपॉर्टेंट, E इंटू वाई आना था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जो मैंने कराया है ये तो मेथड नंबर 1 है। अब मैं इसी चीज को 2-3 अलग अलग बातों से करके दिखाऊंगा ताकि थोड़ा सा यूज करना समझ में आए। सभी में चलूंगा मैं एक जैसे ही, बस आपका नजरिया हो सकता है थोड़ा थोड़ा अलग रहे। तो मेरे प्यारे जवानों, आपको पूरी बात ईमानदारी से समझनी है। मैंने एक तरीके से यहाँ पर Vc माइनस Va की वैल्यू कैलकुलेट करी। नाउ लेट मी कैलकुलेट दिस विद द हेल्प ऑफ सेकंड मेथड। लेट अस सपोज अब मेरे पास मेथड नंबर 2 है। मेथड नंबर 2 में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली जा रहा हूँ C से A, है ना। चलो मैं पहले C से A जा रहा हूँ, हाँ C से A जा रहा हूँ, तो भाई साहब मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और अब की बार मैं जा रहा हूँ C से A। मेरे प्यारे जवानों, दिस इज द पॉइंट C एंड दिस इज द पॉइंट A, तो मेरा dr वेक्टर इस डायरेक्शन में है। जब मेरा dr वेक्टर इस डायरेक्शन में है तो मेरा ये वाला एंगल जो बनेगा ये एंगल थीटा बनेगा। तो अब यदि मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा E डॉट dr, तो मैं किस तरीके से लिखूंगा, मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा, दिस विल बी इक्वल टू माइनस का E इंटू dr का मतलब ये डिस्टेंस लिख देता हूं मैं AC, जो भी AC डिस्टेंस है वो, या CA, जो भी आप लिखना चाह रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिस्टेंस तो AC और CA बराबर ही है, लेकिन फिर भी मैं ये डिस्टेंस लिख देता हूं CA। तो माइनस E इंटू dr इंटू कॉस थीटा, एंड दैट विल बी इक्वल टू फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल, दैट इज A पॉइंट का पोटेंशियल माइनस C पॉइंट का पोटेंशियल। भाई साहब यदि इस ट्रायंगल को गौर से देखें तो हमारे पास ये एक ट्रायंगल थी, ये साइड x थी और ये साइड y थी। देखिए फिगर को ध्यान से, उसमें ऐसा ही है। तो ये जो हाइपोटेन्यूज है AC, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। चलो मैं हाइपोटेन्यूज की वैल्यू को कैलकुलेट नहीं भी करता हूं, अभी आप इसको एज इट इज ऐसे रखिए, है ना, C इंटू A। लेकिन इस ट्रायंगल में कोस थीटा को कैलकुलेट कर लिए। कोस थीटा क्या होता है साहब, बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, बेस इज y डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज अगेन C इंटू A, मतलब सॉरी नॉट C इंटू A, इट इज CA, है ना, इंटू बोलना थोड़ा इनअप्रोप्रिएट है भाई। VA माइनस VC आएगा, CA से CA कट जाएगा, कुल मिलाकर मेरे पास वैल्यू आई माइनस E इंटू वाई बराबर आ गई VA माइनस VC। और यदि आप इस माइनस को एडजस्ट करेंगे, दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा A इंटू वाई विल बी इक्वल टू VC माइनस VA। और प्यारे जवानों, यही हमारा आंसर था पिछले पार्ट से। तो देखिए अब की बार हम सीधा चले गए, आंसर यहाँ से आ गया, 2-3 लाइन में आ गया, आंसर सेम आएगा, VC माइनस VA विल बी इक्वल टू इंटू वाई। माय डियर स्टूडेंट्स, हम अभी यहाँ नहीं रुकेंगे, हम एक बार इसको और एक दूसरे तरीके से देखते हैं। मान लेते हैं मेरे प्यारे जवानों, अब की बार हमने क्या किया, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से है, हमारा पॉइंट B और C ये इस तरीके से अरेंज थे, दिस पॉइंट इज B, दिस पॉइंट इज C, दिस पॉइंट इज A। अब की बार मैं C से A नहीं आया, बल्कि मैं A से C गया। मेरे को जाना ही था A से C, पेपर में लिखा ही था A से C, तो क्यों ना मैं ऐसे जाऊं। तो जब मैं A से C जाऊंगा तो अब मेरी बात यहाँ समझने लायक है। अब की बार मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, मेरा dr वेक्टर जो है अब की बार वो ऐसे जा रहा है, माई dr वेक्टर इज इन दिस सेंस। सो जो एंगल बिटवीन वेक्टर्स बनेगा वो ये वाला एंगल थीटा बनेगा। मेरे प्यारे जवानों, जब ये मेरा एंगल थीटा बनेगा तो मैं लिखने के तरीके में बिल्कुल भी बदलाव नहीं करूंगा। मैं अब भी ऐसे लिखूंगा, माइनस का E इंटू dr क्या है, A से C गया हूं मैं, तो E इंटू dr इंटू कॉस। और अब की बार जो एंगल थीटा बना है वो ये वाला बना है, दिस इज एंगल थीटा, दिस इज इक्वल टू dV, मतलब फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल, दिस इज C माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल, दिस इज A।
Now the strange part is that this angle theta is not the part of this triangle, so we cannot calculate it directly. लेकिन हताश या निराश होने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे जवानों, मेरे बहादुर जवानों। एक योद्धा जैसा जोश और जुनून आपके अंदर है, बस उसे ही जगा के रखना है। प्यारे जवानों, इस एंगल को हम लोगों को अल्फा मान लेना है और हमें मालूम है कि थीटा जमा अल्फा की वैल्यू 180 डिग्री है, सॉरी 90 डिग्री है, नहीं सही बोल गया मैं, 180 डिग्री लीनियर पेयर बन रहा है ना। हमें तो मालूम है थीटा जमा अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री है। इसका मतलब मैं थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, 180 माइनस अल्फा। मैं इसको जानबूझकर इसलिए कन्वर्ट करना चाहता हूँ क्योंकि मेरा अल्फा एंगल जो है वो इस ट्रायंगल का पार्ट है, तो मैं तो कुछ भी करके इस ट्रायंगल के अंदर आना चाहता हूँ ताकि कैलकुलेशन मेरे लिए थोड़ी आसान हो जाए। भाई साहब, अब यदि मैं ध्यान से देखूंगा तो मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट करूं कि माइनस का ई गुना का ए सी और कोस थीटा की जगह पर मैंने लिख दिया 180 माइनस अल्फा और दूसरी तरफ वी सी माइनस वी ए लिखा हुआ है। मेरे बहादुर जवानों, ये बात थोड़ा सा समझने लायक है कि कोस 180 माइनस अल्फा किसके बराबर होगा। आपको मालूम है, यदि याद नहीं है, देखो वैसे तो हमने इस तरह के कन्वर्जन 11th क्लास से शुरू करे थे, लेकिन खैर कोई बात नहीं, अभी याद नहीं है तो आप फिलहाल इसको याद रख लीजिए कि ये जो वैल्यू आएगी ये कॉस अल्फा आएगी, लेकिन अल्फा इसके साथ साथ यहाँ पर माइनस का निशान और लगाना पड़ेगा, इसलिए ये टर्म प्लस हो जाएगी और कुल मिलाकर ये आ जाएगा वी सी माइनस वी ए। मेरे प्यारे जवानों, अब यदि इस ट्रायंगल के अंदर कोस अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, अगेन दिस विल बी इक्वल टू, प्यारे जवानों, E इंटू ए सी जो हमने लिख रखा है, कोस अल्फा को लिखेंगे तो दिस इज y, तो y डिवाइडेड बाई अगेन ए सी और भाई साहब दिस इज इक्वल टू वी सी माइनस वी ए। मेरे प्यारे जवानों, ए सी से ए सी कट जाएगा, कुल मिलाकर वही आंसर आ जाएगा, E इंटू वाई विल बी इक्वल टू वी सी माइनस वी ए। बहुत ही प्यारा सा सवाल था, इसको मैंने 3 अलग अलग तरीकों से बताया। तरीके तो क्या हैं, ये इसी एक ही इक्वेशन को 3 अलग अलग रास्तों से यूज किया, ये कहना ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। तो दिस इज द रास्ता नंबर 3। 2-3 रास्ते मैंने यहाँ पर सिखाए हैं, इन सभी का एक ही मकसद था कि आप ई डॉट डी आर का मतलब अच्छे से समझ जाएं, मतलब यूज करना समझ जाएं आप, ना कि सिर्फ रटना, है ना भाई साहब। इसी इक्वेशन को समझ जाओगे कि नहीं समझोगे मैं थोड़ा सा इसको, चलो आपके नोट्स के लिए थोड़ा आसान हो जाए, इसलिए मैं इस हिस्से को काट के थोड़ा नीचे शिफ्ट कर देता हूँ, शायद फिर आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा आसान होगा, है ना। तो आपके लिए ये चीज़ ज़्यादा आसान हो जाएगी। और अब मैं इस पार्ट को थोड़ा ऐसे लिख सकता हूँ, नाउ आई कैन मैग्नीफाई दिस टू द नॉट सो मच लार्ज अमाउंट बट लिटिल अमाउंट, आई कैन मैग्नीफाई दिस, है ना। तो थोड़ा सा हिस्सा भी लार्ज हो गया है। तो भाई साहब, यहाँ पर आपको ये बीच में बाउंड्री खींच दी है मैंने कि ये तीसरा मेथड नीचे की तरफ है ताकि आपको तकलीफ नहीं होगी। मेरे प्यारे जवानों, ये था मेरा ई डॉट डी आर की कहानी। यहाँ से हम अलग अलग तरह की बातें सीख सकते हैं। क्या क्या सीख सकते हैं? 2-3 तरह के कंक्लूजन्स हम लोग यहाँ पर देखते हैं, लेकिन उन कंक्लूजन्स को मैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के साथ ही लेकर चलूँगा, बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर एक बात और बताऊँ मैं आपको, यहाँ पर एक तरह के न्यूमेरिकल्स तो ये इस तरह के आएंगे जो मैंने आपको बता दिए हैं। आगे मिलेंगे, मैं आपको जब कंसेप्चुअल प्रैक्टिस कराऊंगा तब भी कराऊंगा। यहाँ मेरे को ये रिश्ता यूज करवाना था, इसलिए मैंने वैसे भी बताया आपको, है ना। कभी कभी यहाँ पर हमें एक चीज़ और अच्छे से समझनी होगी कि कभी कभार यहाँ पर चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी आपको थोड़ा सा मैथमेटिकली। कैसे मैनेज करनी पड़ेंगी और क्या वो आपसे पूछेगा, इस बात पर मैं थोड़ी सी चर्चा कर देता हूँ। प्यारे जवानों, जैसे कभी कभार वो जानबूझकर ऐਵੇਂ ही कह देगा हमारे पास कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ना साहब, वो ऐसे दे रखा है 8x² + 2y² वोल्ट, और अपने से पूछ लिया है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड और फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट अस सपोज एट 1,1, मान लो ऐसे पूछ लिया। जेड भी दे सकता था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेरे प्यारे जवानों, इस इक्वेशन के अंदर गौर से देखो, ये x है, ये y है, 2 अलग अलग वेरिएबल हैं। हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड को, जब यहाँ पर वोल्टेज के अंदर अलग अलग बातें दे रखी हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको करना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जब x कंपोनेंट निकालोगे तो याद रखना करली v बाई करली x करेंगे और यहाँ पर हम लगा देंगे इसके साथ माइनस। सेम इसी तरीके से जब हम y का निकालेंगे तो हम लिख देंगे माइनस करली v बाई करली y। मतलब देखो क्या है इन दोनों चीज़ों का, इसका मतलब ये है कि आप डिफ्रेंशिएट करिए इस फंक्शन को, यहाँ से डिफ्रेंशिएट करके आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए, वो x कंपोनेंट आएगा यदि आप x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। लेकिन ध्यान ये रखना है कि y को या z को, उनको कॉन्स्टेंट की तरह से ट्रीट करना है। आपको ये मानना है कि वो कॉन्स्टेंट है, आपको उसमें बिल्कुल 100% ये मानना है कि साहब वो कॉन्स्टेंट है।
ठीक है, y और z कांस्टेंट है, x को जब ट्रीट कर रहे हो वेरिएबल, सेम ऐसे ही जब इसके अंदर y को वेरिएबल मान रहे हो तो x को और z को यहाँ पर कांस्टेंट मानोगे। जैसे इस सवाल के अंदर यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट निकालते तो हम क्या करते हैं माइनस, अब इसको डिफरेंशिएट करते x के रेस्पेक्ट में तो ये तो कांस्टेंट है तो 0 आ जाता और इसका आ जाता 16 गुना में x, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट आ गया। सेम ऐसे ही जब हम y कंपोनेंट निकालते तो हम क्या कहते हैं, भाई साहब आप आ जाओ, 2 दूनी 4 गुना में y, है ना। और अब हमसे पूछ रखा था 1,1 पर बताओ भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पर एट 1,1 निकालते तो मैं नीचे लिख देता हूँ एक साथ ही, है ना। ये माइनस का 16x आया था और ये माइनस का 4y आया, ध्यान रखना ये माइनस निशान लगाना जरूरी है, माइनस डी करली वी वाई करली वाई, है ना। मतलब आपको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है v को y के रेस्पेक्ट में, भाई निशान माइनस का जरूर लगाना है। अब आप लिख सकते थे यहाँ पर आसानी से कि एट 1,1 निकालोगे तो x कंपोनेंट जो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कितना आएगा, x कंपोनेंट आएगा, x की वैल्यू को 1 रख दीजिए, इसमें माइनस का 16 आएगा और y की कंपोनेंट की वैल्यू लिखोगे तो माइनस का 4 आएगा। और सारा सिस्टम ये मान लो मीटर में दे रखे थे तो ये न्यूटन पर कूलम SI सिस्टम में आ जाएगा सारा ही, ये x कोऑर्डिनेट आ गया, y कोऑर्डिनेट आ गया है और वी कैन सी दैट y कंपोनेंट आ गया, कोऑर्डिनेट नहीं बोलेंगे यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है तो कंपोनेंट बोलेंगे। तो मेरे प्यारे जवानों यहाँ पर दूसरे इस तरह के इस किस्म के सवाल, इस तरह के न्यूमेरिकल भी आपको देखने को मिलेंगे पेपर में, तो आपको सावधान रहना है। मेरे प्यारे जवानों चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, एंड दैट इज द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, मज़ा आ जाएगा आपको जान के। पहले हम एक वर्ड डिस्कस कर लेते हैं जिसका नाम है इक्विपोटेंशियल। भाई साहब नाम में ही पता चल रहा है इक्विपोटेंशियल का मतलब है ऐसा सरफेस जिसका पोटेंशियल सेम हो, मतलब द सरफेस हैविंग सेम पोटेंशियल थ्रू आउट, हैविंग सेम पोटेंशियल थ्रू आउट। भाई साहब मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि 0 पोटेंशियल है कि 1 है, कुछ भी होगा, लेकिन पूरे के सरफेस पर, सारे के सारे सरफेस पर एक ही जैसा पोटेंशियल हो तो हम ऐसे सरफेस को कहेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमसे पूछी जाती हैं। पहली प्रॉपर्टी नंबर 1, पहली प्रॉपर्टी क्या है, ऐसा कोई नहीं है कि 1 2 लिखो, ऐसा कुछ नहीं, पहली प्रॉपर्टी लिखो दूसरी लिखो, है मैं वैसे ही नंबर डाल दिया फर्स्ट, ठीक है। तो हम फर्स्ट प्रॉपर्टी किसको क्या पढ़ रहे हैं हम ध्यान से देखिएगा। पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात जानना चाहूँगा, जब हम यहाँ पर एक सरफेस ले लेते हैं, लेट अस सपोज दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस, मैं शॉर्ट में नाम यूज़ करूँगा, मान लेते हैं पॉइंट ए है, मान लेते हैं पॉइंट बी है, क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसका मतलब यदि इस पॉइंट का पोटेंशियल 10 वोल्ट है तो इसका भी क्या होगा भाई साहब 10 वोल्ट, इसका पोटेंशियल V वोल्ट है तो इसका भी क्या होगा V वोल्ट, इसका 100 वोल्ट है तो इसका भी क्या होगा 100 वोल्ट। लेट अस से नाउ वी आर मूविंग ए चार्ज फ्रॉम A टू B एंड चार्ज इज Q0, तो जो वर्क हमें करना पड़ेगा उस वर्क को हम क्या कहते हैं, याद करो, हम कहते थे चार्ज जितना लेके जा रहे हैं, जिस जगह पे पहुंचे हैं, माइनस जहाँ से आए हैं उनके पोटेंशियल्स, और ये दोनों का पोटेंशियल एक ही है इसलिए डिफरेंस 0 आएगा। इसका मतलब वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी 0। इसका मतलब नो वर्क इज नीडेड टू मूव ए चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस पर चार्ज को मूव करवाने के लिए कोई खर्चा पानी नहीं करना पड़ेगा, हमें कोई भी परेशानी यहाँ पर नहीं होनी है, कोई भी किसी भी तरह की परेशानी की आवश्यकता ही नहीं है। मेरे प्यारे जवानों कोई वर्क ही नहीं करना पड़ा। दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि भाई सब समझ तो गए होंगे आई थिंक आप लोग, या नहीं समझे हैं जवानों, समझ में तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ईमानदारी से बताइए बेटे। अनम्यूट कर दिया है मैंने बेटे, बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं। आदित्य, अंकिता, अंशु, अरविंद, हिमानी, मानसी, निहारिका, सिंकी, श्रेया, यस बेटे, हेलो, अच्छा अनम्यूट नहीं करा था मैंने, अब बोलिए बेटे, समझ में आ रहा है कि नहीं बेटे। यस सर। वर्क डन 0 कैसे आए बेटे। बेटे वर्क का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, बोलो बोलो क्या होगा, वर्क का फॉर्मूला क्या होगा। चार्ज जिसको उठाकर ले जाएंगे वो गुणा में पोटेंशियल डिफरेंस, और जब दो इक्विपोटेंशियल सरफेस की पॉइंट है बेटे तो क्या वहाँ पर कोई पोटेंशियल का डिफरेंस होगा बेटे, नहीं होगा, और जब पोटेंशियल का डिफरेंस ही नहीं होगा बेटे तो वर्क डन 0 आएगा। दोबारा बताऊँ बेटे मैंने क्या बताया, देखिए बेटे देखिए,
मैंने ये बताया कि जब हम ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गए हैं तो वर्क पूछा था हमसे, वर्क किसके बराबर आने वाला है बेटे, जिस चार्ज को उठाकर लाए हैं वो गुना फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। लेकिन ये तो दोनों एक ही पोटेंशियल के पॉइंट है क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है। जब इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो सीधी सी बात है दोनों का पोटेंशियल एक जैसा है, तो भाई साहब घटाएंगे तो कुल मिला के पोटेंशियल कितना आ जाएगा, 0। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं बेटे, कोई डाउट तो नहीं है और फास्ट फास्ट फास्ट, शाबाश, बहुत अच्छा है बेटे। नोट्स बनाते चलिए, साथ साथ नहीं बनाने हैं, बाद में बना लेना, लेकिन बाद में बनाओगे तो ये ज़रूर देख लेना कि कौन सी चीज़ का क्या मतलब है। वीडियो दोबारा देख लेना बेशक से, लेकिन बनाना ज़रूर है ना भाई साहब। दूसरा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट, ये इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं। क्यों नहीं करेंगे इंटरसेक्ट, ध्यान से समझिएगा, है ना। चलो इस प्रॉपर्टी से पहले, क्योंकि इसकी 2 एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, फिर मैं इस प्रॉपर्टी से पहले एक छोटी सी बात और बता देता हूँ, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों होगा इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर, ध्यान से देखिएगा। हमें मालूम है कि भाई साहब हम ई डॉट डी आर इक्वल टू क्या लिखेंगे, डी वी, और भाई साहब माइनस के साथ होगा। तो जब हमारा ये डी वी की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ना इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है ना डी आर 0 है, तो कुल मिलाकर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा ई इंटू डी आर इंटू कोस 0 बनना है यहाँ पे, है ना, कोस थीटा बनना है, एंड दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ चुकी है, 90 डिग्री आ चुकी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है और हम जा भी रहे हैं किसी डायरेक्शन में, तो डी आर भी नॉन जीरो है, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के 90 डिग्री पर है। मैंने क्या बताया बेटे, मान लीजिए हम इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है उसकी तरफ जा रहे हैं, ठीक है। इसकी 2 एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं मैं। एक एक्सप्लेनेशन ये है, अल्टरनेट एक्सप्लेनेशन और सुनिए। दिस इज द रीजन नंबर 1, दिस इज द रीजन नंबर 2। हम मान लेते हैं हमारे पास ये कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके 90 डिग्री पर, आपने कहा ना जी हम तो बिल्कुल नहीं मानते। मत मानो जी भाई साहब, आप इस सरफेस के साथ ऐसा करिए, मान लीजिए किसी थीटा एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कॉम्पोनेंट आएगा ई कोस थीटा इधर और ई कोस साइन थीटा इधर। अब हमें मालूम है कि अलोंग द पोटेंशियल सरफेस ए से बी यदि हम जा रहे हैं तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो बिकॉज इस रीजन में, इस रास्ते में, इस पोटेंशियल के सरफेस के अलोंग हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, तो यदि हम किसी चार्ज को मूव करवाएंगे तो डेफिनेट सी बात है कोई ना कोई फोर्स लग ही रहा है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा, और इलेक्ट्रिक फोर्स है तो हमें भी कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि हम चार्ज को धीरे धीरे मूव करवा सकें। तो सीधी सी बात है हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। लेकिन पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर मूव कराने के लिए कोई वर्क नहीं करना पड़ता। इसका सीधा सा मतलब है कि हमें वर्क तो नहीं करना पड़ेगा। जब वर्क नहीं करना पड़ रहा है इसका मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड होना ही नहीं चाहिए सरफेस के अलोंग। इसका मतलब यहाँ पर जो ई कॉस थीटा है इसकी वैल्यू को 0 करेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो यहाँ पर 0 है नहीं, इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी डिग्री आएगी, 90 डिग्री यहाँ पर आने वाली है। नाउ द प्रॉपर्टी नंबर 3, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट, ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। भाई साहब हम ध्यान रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन की ही बात कर रहे हैं। भाई साहब जब हम यहाँ पर बात करते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इंटरसेक्ट नहीं करते, इसको भी हम 2 तरीकों से एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहली एक्सप्लेनेशन तो क्या है कि मान लेते हैं, मैं समझाने के लिए चित्तर जानबूझ के ऐसा ले लेता हूँ, मान लो ये हमारा कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस था, इक्विपोटेंशियल सरफेस 1, ये कोई दूसरा सरफेस ले लिया हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस 2। अब हुआ क्या, ये वाला जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये तो दोनों पे लाई कर रहा है। मान लो ये पहला सरफेस था, इसकी 10 वोल्ट था, लेट अस सपोज ये 20 वोल्ट था, तो ये वाला पॉइंट 10 कहेंगे कि 20 कहेंगे। वी कैन नॉट डिसाइड दिस एंड इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। इसका मतलब दोनों इंटरसेक्ट ही नहीं करे, क्योंकि यदि इंटरसेक्ट कर गए तो उस पॉइंट का पोटेंशियल 10 भी है और 20 भी है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मस्ट हैव यूनिक वैल्यू, मस्ट हैव यूनिक वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। ये पोटेंशियल की एक यूनिक वैल्यू कैरी करेगा, और जो यहाँ पर अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबल नहीं, इसका सीधा साधा साधारण सा मतलब ये है कि भाई 2 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। हम इसी एक्सप्लेनेशन को दूसरी भाषा में ऐसे भी दे सकते हैं मेरे प्यारे जवानों। दूसरी भाषा में नहीं, भाषा तो अपनी यही है, लेकिन दूसरे तरीके से हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। भाई साहब यहाँ पर हम ऐसे कह सकते हैं कि एक ये हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, दिस इज द रीजन 2, दिस इज द रीजन 1, ठीक है, ये रीजन नंबर 1 है, ये मैं लिख रहा हूँ रीजन नंबर 2। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारा 1 है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड 1। अब हम मान लेते हैं कि भाई साहब ये हमारा इंटरसेक्शन कर गया इक्विपोटेंशियल सरफेस 2। तो जब ये इक्विपोटेंशियल सरफेस 1 था, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस 2 था, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा कहीं,
तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट यूनिक, मतलब एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट यूनिक, ये यूनिक नहीं है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। इसका मतलब भाई साहब ये इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकते, इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकते। इसकी प्रॉपर्टी नंबर 4 की मैं चर्चा कर लेता हूँ, लेकिन मैं नीचे की तरफ लिख देता हूँ, जगह खाली है, आपका काम भी बन जाएगा, है ना, एक ही पेज पे सारा मामला आ जाएगा। दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कह रही है कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, इसका मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर ताकतवर है तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बहुत पास मिलेंगे। इस बात को कैसे समझते हैं, क्योंकि हमें तो मालूम ही है, ये रीजन लिख रहे हैं हमें तो मालूम ही है E = -dV/dr होगा यदि हम किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएं तो अब यदि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड देखेंगे तो दिस इज द dV/dr। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम यहाँ पर dV की वैल्यू को फिक्स रख दें, कांस्टेंट रख दें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा dr के। मतलब यदि इलेक्ट्रिक फील्ड ताकतवर है तो dr को कम होना पड़ेगा। हम उल्टा भी बोल सकते हैं कि dr की वैल्यू कम है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पावरफुल है। ये बात स्टेटमेंट सुन के तो अच्छा लगता है लेकिन समझ में नहीं आती। अब मैं ज़रा समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। इस बात का मतलब है बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही प्यारा सा, ये मतलब है, ध्यान से देखिएगा, यहीं पे समझा दूंगा। मान लो ये हमारा 10 वोल्ट एक सरफेस है, ये मान लो दूसरा सरफेस है, लेट अस सपोज ये 20 वोल्ट है, लेट अस सपोज एक सरफेस हो रहा है भाई साहब वो है 30 वोल्ट। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ से यहाँ तक जाते समय 10 वोल्ट का अंतर है, आगे वालों में देखोगे तो भी 10 वोल्ट का ही अंतर है, लेकिन ये दोनों सरफेसेस आपस में पास हैं। ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस y है, और जो x है ये छोटा है y से। इसका मतलब यदि मैं यहाँ पर पॉइंट ले लूँ ना, दिस पॉइंट इज A और दिस पॉइंट इज B, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड A पर होगा वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू B, क्योंकि A पॉइंट के आसपास इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर ए गिवन पोटेंशियल डिफरेंस पास हैं, लेकिन B पॉइंट पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दूर हैं, गैप ज़्यादा है। ये मतलब है इसका। मतलब यदि हम दो अलग अलग सरफेसेस की बात कर रहे हैं, दो अलग अलग सरफेसेस के बीच में हमारा कुछ डिफरेंस है, सरफेसेस में हमारा यहाँ पर डिफरेंस नज़र आ ही रहा है। एक सरफेस ये है, दूसरा ये है। भाई साहब यहाँ पर हमने देखा इन दोनों के बीच में कुछ पोटेंशियल का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में कुछ पोटेंशियल का डिफरेंस है। हालांकि दोनों के पोटेंशियल डिफरेंसेस की वैल्यू सेम है, लेकिन फिर भी ये पास में है, ये दूर है। तो जहाँ पास है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि आर की वैल्यू जैसे ही कम होगी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। मेरे प्यारे जवानों, ये बात यहाँ पर समझने की है। यहाँ से हम एक बात और भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यहाँ पर एक चीज़ और अच्छे से समझने लायक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है। ये बात भी आप ज़रूर नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को ड्रॉ करते हैं अब हम, और वहाँ पर इसका यूज़ भी देखेंगे। मेरे प्यारे जवानों, आई होप आपको मेरी बात समझ में आई है ना। अब अगले पार्ट की तरफ चल रहा हूँ, अगले पेज पर चल रहा हूँ मैं। नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, है ना। ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। सबसे पहले हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ कर रहे हैं किसी पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के कारण। लेट अस सपोज वी आर हैविंग ए पॉजिटिव चार्ज। बेटे जब हमारा ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है तो मेरे प्यारे जवानों, इसके कारण जो पोटेंशियल है आप सबको मालूम है कि यदि पॉइंट चार्ज ले रहा हूँ मैं सबसे पहले, है ना, तो जो पॉइंट चार्ज के कारण मैं यहाँ पर पोटेंशियल देखूंगा r डिस्टेंस पर, तो आपको मालूम है फॉर्मूला होता है k/r, और k की वैल्यू वही होती है 1/4πε0। मतलब यदि मेरा पास यहाँ पर एक चार्ज है, और यदि मैं यहाँ पर गौर से देखूँ, मैंने यहाँ पर एक दूसरे कलर से ड्रॉ कर देता हूँ ये मैं, है ना। देखिए बेटे, यहाँ पर मैंने एक ये चार्ज लिया, मान लो चार्ज को सेंटर पे रख दिया, तो यदि मैं उससे r डिस्टेंस दूर जाऊँगा, चाहे कहीं पर भी जाओ, मैं यहाँ पर चार्ज रख रहा हूँ, मैं इस चार्ज से ये प्लस का q चार्ज रखा, इससे r डिस्टेंस इधर गया, चाहे इधर गया, चाहे इधर गया, सेंटर से, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये सारी डिस्टेंस मेरे पास r ही हैं। तो सारी डिस्टेंस जब मेरे पास r हैं, तो मेरे पास जो इक्विपोटेंशियल सरफेस आएगा यहाँ पर, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो स्फेरिकल सरफेस मिलेगा यहाँ पर मेरे को।
आपको कैसा सरफेस मिलेगा भाई साहब, इक्वी पोटेंशियल सरफेस यहाँ पर स्फेरिकल मिलेगा। मतलब एक पॉइंट चार्ज के कारण एक स्फीयर बनाऊं यदि मैं, तो उस स्फीयर के हर एक पॉइंट पर एक जैसा पोटेंशियल होगा। आप इस पॉइंट का नाम O रखिए, इस पॉइंट का नाम A रखिए, इसका नाम B रखिए, इसका नाम C रखिए, इसका नाम D रखिए, यहाँ E रखिए मान लो, यहाँ F रखिए मान लो, ये मान लो G रख दिया आपने, ये मान लो H रख दिया आपने। तो ये सारे पॉइंट एक ही पोटेंशियल के हैं। क्यों? क्योंकि सेंटर पॉइंट पर जहाँ पर पॉइंट चार्ज रखा हुआ है वहाँ से सारे R डिस्टेंस दूर हैं, तो KQ/R की वैल्यू निकालोगे तो सेम ही आएगी। इसका मतलब भाई साहब यहाँ पर जो आप पोटेंशियल निकालोगे तो इस पोटेंशियल की वैल्यू सेम आने वाली है। इसका मतलब ये जो शक्ल बनने वाली है भाई साहब, ये स्फेरिकल बनने वाली है। इसका मतलब एक पॉइंट चार्ज के कारण हमारे पास इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस कैसे होने हैं, स्फेरिकल होने हैं। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात समझने लायक है, क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए ध्यान से, मान लेते हैं मैं इस चार्ज को मैंने एक सरफेस ड्रॉ किया, मैंने एक दूसरा सरफेस ये ड्रॉ किया। ध्यान से समझिएगा, दोनों ही कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हैं। इन दोनों ही कॉन्सेंट्रिक स्फीयर से अब देखिए जो बात समझने लायक है वो ये है कि इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है। मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस है ये x है। तो अब यदि मैं तीसरा यहाँ पर स्फीयर ड्रॉ करूँगा, जो मेरे पास यहाँ पर ऐसा ही कॉन्सेंट्रिक स्फीयर होगा, तो अब जो मैं यहाँ पर ये जो स्फीयर ड्रॉ करूँगा भाई साहब, इस स्फीयर में और दूसरे स्फीयर में यदि मैं अंतर देखूंगा, ये जो अंतर है मेरा, ये मेरा अंतर y है, तो मैं क्या पाऊंगा कि यदि इन सब में पोटेंशियल्स का बराबर अंतर है, मान लो ये 20 वोल्ट है, फिर ये 10 वोल्ट है, फिर है ना, ये 40 वोल्ट था मान लो शुरू वाला, फिर अगले वाला फॉर एग्जांपल ये मेरा 40 वोल्ट था, फिर मेरा ये 30 वोल्ट था, फिर मेरा ये 20 वोल्ट था। तो अंतर जो है ना, जब 40 वोल्ट और 30 वोल्ट के बीच का अंतर देखोगे 10 वोल्ट ही है, आगे वालों का अंतर देखोगे तो भी 10 वोल्ट ही है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे इस चार्ज से दूर जा रहे हैं भाई साहब, इलेक्ट्रिक फील्ड घटता जा रहा है। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड घटता जा रहा है, तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच की स्पेसिंग है वो बढ़ती जाएगी, जो मैंने पिछले यहाँ पर एग्जाम्पल में आपको समझाया था। ठीक है, वही बात यहाँ पर डायग्राम बनाते समय यूज करनी है कि जो y है ये बड़ा रहेगा x से, और इसी तरीके से आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है। तो मेरे प्यारे जवानों, यहाँ पर एक चीज़ और ड्रॉ कर देंगे, आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जरूर ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर दिखाएंगे कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस के 90 डिग्री पर हैं। 2-4 लाइन आप ड्रॉ कर दें, सिमेट्रिकल ड्रॉ करें ताकि थोड़ा डायग्राम अच्छा भी लगेगा, है ना, और एग्जामिनर अच्छा खुश भी हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा। तो प्यारे जवानों, ये ध्यान रखना, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आए हैं पॉइंट चार्ज के कारण। यहाँ पर एरो दूर इसलिए लगा है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। मान लेते हैं यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता, अब मैं आगे वाले समय नहीं लगाऊंगा, इस पर ही मैंने समय लगाया है। इस पर मैं एक चीज़ और लिख देता हूँ, इट इज़ अ स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना, ये स्फेरिकल सरफेस है। यदि मेरे पास यहाँ पर माइनस का क्यू चार्ज होगा तो इसके कारण एक स्फीयर ऐसा बना, दूसरा जो स्फीयर है वो इसके पास बनेगा, तीसरा थोड़ा सा इससे दूर बनेगा, चौथा थोड़ा और भी दूर बनेगा। ये मेरा माइनस का क्यू है, लेकिन यहाँ पर अब की बार एरो इसके पास आएंगे क्योंकि भाई साहब ये नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पास आना है। ये भी सारे स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेसेज हैं, है ना, ये बात आपको अच्छे से समझ लेनी है। मेरे प्यारे जवानों, यहाँ पर एक बात बहुत अच्छी सी हमें सीख लेनी चाहिए, वो है कि यदि हमारे पास 2 इक्वल पॉजिटिव चार्जेज हमारे पास हैं मान लो, तो क्या होगा भाई साहब, एक पॉजिटिव चार्ज ये है, दूसरा पॉजिटिव चार्ज ये है। आप सबको मालूम है कि यदि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो इधर का कोई भी पॉइंट लेंगे तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा और दूसरे के कारण भी अवे होगा, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में, इसका मतलब जुड़ रहे हैं तो बढ़ेगा। लेकिन यदि हम यहाँ की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी अवे होगा इसके कारण और इसके कारण भी अवे होगा, बढ़ेगा। लेकिन इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच में जो आना है वो कमज़ोर टाइप का आना है। इसका मतलब यदि मैं यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज ले रहा हूँ तो मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि कमजोर आएगा, इधर पावरफुल आएगा। इसलिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनेंगे भाई साहब, उनकी शक्ल इस तरीके से हम लोग बनाएंगे कि यहाँ पर आपको ये एक स्फीयर बनाया मैंने, उसके बाद जो दूसरा स्फीयर है वो इधर तो पास में रहेगा लेकिन इधर थोड़ा दूर रहेगा। इधर देखिए डिस्टेंस कम है, इधर देखिए थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा है ना। थोड़ा सा और मैं देखूँ यहाँ पर तो यहाँ पर डिस्टेंस कम है लेकिन इधर की डिस्टेंस ज़्यादा है। प्यारे जवानों, मैंने यहाँ पर चार्ज रखा है, ध्यान से समझना, पहले वाले के सेंटर पे भी नहीं है चार्ज, ठीक है। ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग ना होकर के उनके साइड में स्ट्रॉन्ग है। सेम ऐसे ही दूसरा चार्ज मान लो मैं यहाँ से दिखा देता हूँ,
तो भाई साहब यहाँ पर इनके बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड पावरफुल है, तो वहाँ पर पास पास आएंगे और इधर थोड़ा दूर दूर आएंगे। थोड़ा डायग्राम सिमेट्रिकल बने, इस हिसाब से आप बना सकते हैं। ध्यान रहे ये जो चार्ज मैंने यहाँ पर रखा है, अगेन ये प्लस का क्यू रखा है, यहाँ पर भी ये प्लस का क्यू है। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करके दिखा सकते हैं आप लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से आएगा तो दोनों के कारण अवे होता है, तो बीच में आके कहीं टर्मिनेट होगा। एक ही लाइन में है दोनों, थोड़ा सा ड्रॉ करते समय हाथ टेढ़ा हो गया, ऐसा समझ लीजिए, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का एरो थोड़ा सा ध्यान से बनाएं, ये आपको साफ सुथरा डायग्राम बनाना है बेटे। ये पॉजिटिव चार्ज थे तो ऐसा आ जाएगा। मान लो पॉजिटिव चार्ज नहीं होते, नेगेटिव चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता तो क्या होता, तो दोनों चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड पावरफुल होता। तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड पावरफुल होता तो अब की बार सर्कल जो है वो इधर बड़े वाले बन जाते और इधर वाले जो सर्कल हैं वो साहब पास पास होते और दूसरी तरफ क्या होते, दूर दूर होते, है ना। 3 बना दिए मैंने यहाँ पर भी, चलो मैं 3 बना देता हूँ। ये मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज था लेट अस सपोज, और ये मेरे पास था मान लो पॉजिटिव चार्ज था। लेकिन पॉजिटिव चार्ज के कारण आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके पास आती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चली जाएंगी, नेगेटिव से जाएंगी पॉजिटिव की तरफ जाएंगी, और यहाँ पर नेगेटिव के अंदर आते हुए नजर आएंगी। ये बात आपको समझ लेनी है ना। और दूसरी तरफ आप देखोगे तो यहाँ पॉजिटिव से दूर जाते हुए नजर आएंगी। एरो आप सही लगाएं, एरो गलत लगा दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। एरो गलत लगाया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मेरे प्यारे जवानों, मेरे बहादुर जवानों, आई होप आपको मेरी बात यहाँ पर समझ में आई। ये 2 इक्वल और अपोजिट चार्जेस थे। यदि अब मैं यहाँ पर ध्यान से देखूँ कि मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यदि वो यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था तो मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा यूनिफॉर्म होता है तो भाई साहब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस प्लेन होते हैं, है ना। तो हम प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनाएंगे और ध्यान ये रखेंगे कि वो इक्वली स्पेस्ड हो, इक्वली डिस्टेंट हो, है ना। उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो भी बराबर हो। मेरे प्यारे जवानों, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे इस तरीके से, है ना। भाई साहब अपने को अच्छे से इस बात को समझ लेना है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ से हमें ऐसे बना देना है। ध्यान रहे ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये पैरेलल लाइंस होंगी, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इक्वली स्पेस्ड होंगे। यहाँ पर इस बात का ख्याल रखेंगे आप लोग, है ना। यहाँ पर इस तरफ से इस तरीके से हम लोग यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएंगे। ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया है, इक्वली स्पेस दिखाना है। बीच में भी एक लाइन और दिखा सकते हैं आप, है ना। बीच में एक लाइन और दिखा सकते हैं आप यहाँ पर, और ये जो लाइन होगी हाँ, तो मेरे प्यारे जवानों, यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को ड्रॉ करना है। यहाँ पर ध्यान रहे ये जितनी डिस्टेंस जो होगी d, उतनी ही डिस्टेंस अगले के अंदर रहेगी। इक्वली स्पेस्ड हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे। दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। सबका वोल्टेज अलग अलग होगा या सेम होगा, इस बात का फैसला आप बता सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है ना। तो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है तो पोटेंशियल तो घटेगा, लेकिन इस सरफेस पूरे पर एक जैसा पोटेंशियल है, इस सरफेस पर पूरा एक पोटेंशियल है। इन दोनों में जो अंतर है मान लो 10 वोल्ट का, तो आगे भी 10 वोल्ट का अंतर है और बराबर दूरी पर है। ठीक है, तो मेरे प्यारे जवानों, ये था हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं। प्यारे जवानों, शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं, साथ में आपको सारी चीज़ें नोट डाउन भी करनी है और रिवाइज भी करनी है। प्यारे जवानों, अब हमारा कैपेसिटर वाला पार्ट बचा है। सारी तमाम बातें मैंने खोल के एक एक चीज़ आपको समझाई है। देखो हमारे पास सफिशिएंट टाइम है। आप मान के चलिए कि अपने पेपर शुरू होंगे वो 15 जुलाई से होंगे, और 15 जुलाई तक यदि आप इसी तरीके से अच्छे से करते चलेंगे तो बहुत अच्छे से सारी चीज़ें रिवाइज कर पाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस स्कोप अप हो जाए, कवर हो जाए, दिक्कत ना आए आपको, है ना। सारी बातें आप रिवाइज कर पाएँ। प्यारे जवानों, ईमानदारी से सोल्व करिए न्यूमेरिकल्स को, कंसेप्ट्स को, थ्योरी को, डेरिवेशंस को, मज़ा आएगा। आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।